एसी सोर्स अक्रॉस आरसी सीरीज सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन गिवन है सीरीज फॉर्म में, उसके ऊपर अपन एक एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से एक एसी करंट सर्किट में फ्लो होगी, ये टाइम वेरिंग सर्किट में करंट फ्लो होगी, और सब कुछ सीरीज में तो सबके अंदर करंट उतनी ही फ्लो होगी। अब आप बोल सकते हो कि इस करंट की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा रेजिस्टेंस पे, इसे मैं वी आर लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, और एक कैपेसिटर के ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी सी। और आप बोल सकते हो फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपका जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल आना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके रिजल्टेंट। अब आपका अप्लाइड वाला टाइम वेरिंग है, रेजिस्टेंस के ऊपर सब टाइम वेरिंग है, इसलिए हम इनके फेजर एडिशन की बात करेंगे। यदि आप फेजर फॉर्म में देखना चाहते हो तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो तो अपन लिख सकते हैं करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस आ जाएगा, और करंट के साथ कोई फेज के अंदर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वोल्टेज का मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज का फेज आ जाएगा। यदि कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पे करंट मल्टीप्लाई बाई रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो आपके पास कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। फेज की बात करेंगे तो करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है, करंट से 90 डिग्री पीछे रहेगा, ये आपके पास ओवरऑल नज़ारा रहेगा। थोड़ा सा ना इसको फेजर फॉर्म में बना के देखते हैं, जल्दी समझ आएगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज ट्राइंगल की, यानी कि मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा वोल्टेज वालों के लिए, वोल्टेज ट्राइंगल। तो यहाँ पे वोल्टेज ट्राइंगल कैसा बन रहा है, सबसे पहले तो एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी, ये लो मैंने रेफरेंस लाइन लिए, और रेफरेंस किसको माना है, करंट को रेफरेंस माना है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिल्कुल सेम फेज में आएगा, ये आपके पास वी आर। न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे तो करंट आई मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस आर, यही रहेगा। और कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 90 डिग्री पीछे है, तो इस तरीके से मैं लिखूँगा आपके पास कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस वी सी, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकता हूँ करंट मल्टीप्लाई बाई एक्स सी, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो आपके पास सोर्स का वोल्टेज होगा, तो ये हमारे पास सोर्स का वोल्टेज है वी एस, और सोर्स का वोल्टेज आपके पास फेज 5 के साथ पीछे है करंट से, यानी कि यहाँ पे जो हालात है आप बोल सकते हो जो सर्किट के जो करंट है ना, करंट आई इट लीड पोटेंशियल बाय फेज 5, यही हालात है, करंट है जो पोटेंशियल को लीड कर रही है। और यहाँ पे आप इन तीनों के अंदर रिलेशन देखना चाहोगे तो अब यही लिखोगे ना, वी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, यानी कि आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, ऑफकोर्स उनके आरएमएस वैल्यू या पीक वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली सोर्स के आरएमएस और पीक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करना चाहो पावर फैक्टर कितना है, मैं पावर फैक्टर एंगल की बात करूँगा तब तो सिर्फ 5 बोलूँगा, और पावर फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं cos 5 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या लिख सकता हूँ मैं, रेजिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई सोर्स का पोटेंशियल, ये आ जाएगा फॉर्मूला। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, ये तो आ गया पोटेंशियल का, थोड़ा सा इसी पार्ट को देखो भाई, मैं लिख सकता हूँ सोर्स के पोटेंशियल को सोर्स की करंट मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव आपके पास करंट ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का इफेक्टिव, और फेज वाइज बात करें तो कुछ फेज पीछे जाएगा तो माइनस के 5 फेज पे, ठीक है, यानी कि आपके पास करंट से 5 फेज पीछे जाओगे तो सोर्स का पोटेंशियल का फेज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से करंट कैंसिल आउट हो जाएगी, और आप चाहो तो इम्पीडेंस का ट्राइंगल भी बना सकते हो। इम्पीडेंस ट्राइंगल कैसा दिखेगा,
इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, बात कर लेते हैं अपन इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले तो मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ। अगेन मैं रेफरेंस करंट को ही ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस R। और XL की बात करेंगे, सॉरी XC की, तो हमारे पास वो 90 डिग्री पीछे की तरफ आएगा, तो ये XC। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास इम्पीडेंस Z आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इम्पीडेंस Z। और ये हमारे पास फेज डिफरेंस फाई। यहाँ से आप फिर से वही लिखोगे, Z² किसके इक्वल होगा, वो आएगा R² प्लस XC का स्क्वायर। अच्छा, XC में फिर से याद दिला देता हूँ, ये आपके पास था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या था हमारे पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिख रहे थे, 1/C ओमेगा, यही था। बहुत बढ़िया। अब अपन बात कर लेते हैं पावर की। आपस करंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का ट्राइंगल बन जाएगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं पावर ट्राइंगल की। पावर ट्राइंगल, ठीक है। पावर ट्राइंगल बिल्कुल जैसे अपन पहले बनाया था। ये हमारे पास रेफरेंस सबसे पहले करंट, ठीक है। और फिर एक काम करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा पावर P अक्रॉस रेजिस्टेंस। और फिर कैपेसिटर के ऊपर की जो पावर है उसे अपन Q लिखते हैं। ये बेसिकली पावर अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ ना, I² मल्टीप्लाई बाई R। और ये हमारे पास I² मल्टीप्लाई बाई XC। और ये अपन बात करेंगे इंडक्टर की, सॉरी क्या नाम है, रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट आप पास ये पावर आ जाएगी S, जिसे आप कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हो। क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर। ये आपके पास फेज फाई। इन सब में रिलेशन देखना चाहोगे तो S² इज इक्वल टू P² प्लस Q²। S हमारे पास अपारेंट पावर, Q रिएक्टिव पावर। और एवरेज वैल्यू यदि आप P की निकालोगे तो वो P की एवरेज वैल्यू आपको पता है, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर जो पावर, इसकी एवरेज वैल्यू। सोर्स के ऊपर एवरेज पावर निकालो तो पावर कैपेसिटी रेजिस्टेंस के ऊपर वाली पावर है ना, उसके इक्वल आएगी। और Q की एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये नज़ारा होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। यहाँ पे जो हमारा I है वो लीड करता है वोल्टेज को फेज फाई के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास स्टोरी है RC सीरीज सर्किट की। कोई यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, बहुत बढ़िया। ये वाले सॉल्व एग्जाम्पल के बाद में आपको RC सीरीज सर्किट और RL सीरीज सर्किट के अंदर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, मज़ा आएगा, आप एंड तक देखिएगा। क्या गिवन है कि हम एक AC सोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका वोल्टेज कितना गिवन है, 200 वोल्ट। और साइन वेव की फॉर्म में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और इनिशियल फेज 0 है। यानी कि मैं अप्लाइड सोर्स की इक्वेशन कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, अप्लाइड सोर्स VS। यदि ये जो आपके पास गिवन है ये 200 वोल्ट, क्या ये पीक वैल्यू गिवन है, नहीं। इन्होंने सिर्फ ये बोला कि AC वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। कुछ भी नहीं मेंशन होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो RMS वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू गिवन है, RMS, ठीक है। और सिर्फ यदि पूछा जाए कि वोल्टेज निकालो तो भी हम ये मान के चलेंगे RMS पूछा जा रहा है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो RMS वैल्यू आपको गिवन है तो पीक वैल्यू कितनी होती है, √2 टाइम्स। तो हमारे पास आगे 200 मल्टीप्लाई बाई √2, ये अप्लाइड सोर्स की पीक वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई बाई साइन फॉर्म में तो साइन ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई f, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपस 100 पाई आ जाएगा ओमेगा टी। इनिशियल फेज 0 है तो साथ में कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 1। जो मैं ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इक्वेशन देने के बजाय उन्होंने स्टेटमेंट वाइज दी है तो मैंने ये लिख दिया। पूछा क्या है,
एक तो बोला है कि हमारे पास इम्पीडेंस कितना होगा, पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, सर्किट में करंट कितनी, अच्छा सिर्फ करंट पूछा है यानी कि करंट की आरएमएस वैल्यू, फिर करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ऐसे बहुत सारे पार्ट पूछे, वन बाय वन निकालते हैं। सबसे पहले यदि इम्पीडेंस निकालना हो तो हमें रिएक्टेंस चाहिए होगा, तो एक्स सी की वैल्यू देखते हैं। एक्स सी कितना होता है, वो होता है आपका सी ओमेगा, ये होता है। सी की वैल्यू कितनी है, वो है 100/पाई। ओमेगा होता है हमारे पास 2πf, ओमेगा होता है 2πf। एफ कितना है, फ्रिक्वेंसी 50 आ गया। और सी की वैल्यू हमारे पास 100/पाई माइक्रो, नीचे माइक्रो तो ऊपर जाके 10⁻⁻⁶। यहाँ से देखो एक पाई से पाई कैंसिल आउट, और नीचे हमारे पास 100 × 100, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 100 ओम। ये आ गया एक्स सी की वैल्यू। और आर कितना गिवन है, आर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 100 ओम। 100 और 100 के यदि आप रिजल्टेंट देखोगे इम्पीडेंस ट्राइंगल से देखेंगे तो 100 और 100 का रिजल्टेंट कितना आएगा, √2 × 100, तो ये आ जाएगा √2 × 100 ओम। ये आ गई जेड की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू। फिर आपसे बोला है पावर फैक्टर और पावर फैक्टर एंगल। यदि आप पावर फैक्टर एंगल फाई की बात करोगे, आप ट्राइंगल बना के देख लो, इधर की साइड में हमारे पास आर और नीचे की तरफ ये आपके पास एक्स सी, और दोनों की वैल्यू इक्वल है तो रिजल्टेंट आपस बीच में आता है जेड, तो ये एंगल आ जाएगा 45 एक्स सी, तो ये आएगा 45। और पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ गया पावर फैक्टर cos 5। अब बात करते हैं सर्किट में करंट कितनी होगी। करंट की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, कुछ नहीं बोला तो करंट की आरएमएस वैल्यू पूछ रहा होगा। करंट इसको लिख सकता हूँ VRMS सर्किट का डिवाइड बाई आपके पास सर्किट का Z, ठीक है। VRMS कितना है 200, और Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू है √2 × 100, तो आ गया √2 एम्पियर। अब ज़रूरी नहीं है कि VRMS अपॉन में Z ही करूँ, ये मैंने सोर्स का आपके पास वोल्टेज लिखा है तो फिर पूरे आपके पास सर्किट का इम्पीडेंस लिखा जाएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करते तब भी सेम करंट आती, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम करंट पूछा है तो मैक्सिमम यानी कि आपसे पीक पूछा, पीक होता है √2 टाइम्स, तो √2 टाइम्स आरएमएस कितना है √2, तो ये आ गया आपके पास 2, ठीक है। अब बोला वोल्टेज अक्रॉस आर कितना होगा, तो आर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, ये होता है हमारे पास IR, और आर के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज पूछा है, कुछ नहीं बोला, मैं आरएमएस मानूंगा तो इसके लिए करंट की आरएमएस वैल्यू लूँगा। करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है √2 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस 100, तो ये आ गया √2 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज के लिए आप करंट किया तो पीक वैल्यू ले लो, या जो आपके पास आरएमएस वोल्टेज है उसको √2 टाइम्स कर दो, जैसे भी आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पास करंट की पीक वैल्यू कितनी है, करंट की पीक वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा वोल्टेज की पीक वैल्यू 200। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये बोला है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस यदि वोल्टेज चाहिए तो अगेन कुछ नहीं बोला, मैं आरएमएस मान के चल रहा हूँ, तो आप पास करंट की आरएमएस वैल्यू दैट इज़ √2 मल्टीप्लाई बाई एक्स सी की वैल्यू कितनी है 100, तो ये आ गया हमारे पास 100√2। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप करंट की जो पीक वैल्यू ले लो, या फिर आपके पास वोल्टेज है उसको आप डायरेक्टली √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करंट की पीक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई XL, तो ये आ जाएगा 200। आप ऐसा भी कर सकते थे, ऊपर वाले पार्ट को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आरएमएस पता है आपके पास सी के ऊपर वोल्टेज का, पीक चाहिए तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट वाले पार्ट देखिए कि आपसे बोला कि सोर्स की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, सोर्स पे जो पावर है उसकी एवरेज वैल्यू के लिए आप ये बोलते हो ना, जो सोर्स का वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू
मल्टीप्लाई भी जो सर्किट की करंट है जो सोर्स से फ्लो हो रही है उसकी आरएमएस वैल्यू और सर्किट के लिए पावर फैक्टर, यही करने वाले हो। और वी आर एम एस आपको गिवन है 200, आई आर एम एस अपन ने कैलकुलेट किया है √2 और कॉस पाई कितना है 1/√2, तो ये आ गया 200। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है एवरेज पावर अक्रॉस आर, यानी कि आर के ऊपर जो पावर है उसकी एवरेज वैल्यू पूछिए। तो मैं वोल्टेज लूँगा, उसकी आरएमएस वैल्यू किसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस, और आर के अंदर से फ्लो होने वाली करंट जो सर्किट के अंदर हो रही है, मल्टीप्लाई विद cos फाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कितनी है, ये आपने निकाला है पार्ट नंबर 6 में, वो है 100√2। करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है √2। अब आप पास रेजिस्टेंस के ऊपर cos फाई की वैल्यू रहेगी 1। ये जो पावर फैक्टर 45 है ना, ये पूरे सर्किट का आया है, सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर पावर फैक्टर 1 रहेगा, तो ये वैल्यू भी कितनी आ रही 200। यही रीज़न था कि रेजिस्टेंस की जो पावर है उसको आप सर्किट के एवरेज पावर बोल सकते हो। देख लो, सर्किट के एवरेज पावर और रेजिस्टेंस के ऊपर जो पावर उसकी एवरेज वैल्यू दोनों एक जैसी आ रही है। ये आप कैपेसिटर के ऊपर जो पावर उसकी एवरेज वैल्यू की बात करोगे तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि ये जो cos फाई लिखोगे वो आपके पास 0 आएगा, इस वजह से। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या पूछा है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देखिएगा। क्या आपका अप्लाइड सोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता लग गया? देख लो, ऊपर अपने सबसे पहले लिख दिया ना इक्वेशन 1, सोर्स पता लग गया। तो करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज डिवाइड बाई जेड लिख सकता हूँ ना। करंट की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास सोर्स का वोल्टेज डिवाइड बाई जेड। फिर मुझे देखना पड़ेगा एंगल के साथ क्या होगा, फेज कुछ आगे पीछे होगा कि नहीं होगा। तो सर्किट के अंदर हमारे पास फेज डिफरेंस 45 है। अब बताओ लीड कौन करेगा, इसके अंदर करंट लीड करेगी। अरे आपके पास आरसी सर्किट के अंदर करंट लीड करती है, तो करंट हमारे पास लीड करेगी वोल्टेज से। तो वोल्टेज वाली इक्वेशन में यदि 45 ऐड करूँगा तो करंट वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो वोल्टेज वाली इक्वेशन को पहले जेड से तो मैं डिवाइड करूँगा। जेड की वैल्यू कितनी है, पहले वाले पार्ट में निकाला अपन ने, जेड है हमारे पास 100√2। तो आपके पास ऊपर देखो 200√2, 200√2 डिवाइड बाई 100√2 मल्टीप्लाई बाई साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है 100 पाई टी। तो ये आ गया हमारे पास 100 पाई टी। अब इसके अंदर आप 45 का फेज ऐड करोगे, समझ में आ रही बात। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। देख लो करंट की इक्वेशन वही, यहाँ से आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। यदि आपको वोल्टेज चाहिए आर के अक्रॉस तो ये क्या हो जाएगा, ये आप पास करंट वाली इक्वेशन अब मुझे पता लग गई। करंट को डायरेक्टली रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 200 साइन 100 पाई टी प्लस 45। क्या है कि करंट और आपके पास वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहेंगे वोल्टेज रेजिस्टेंस के ऊपर, इस वजह से। वीसी की बात करूँ तो आई मल्टीप्लाई बाई एक्स से लिखूँगा, एक्स की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया पास 200 साइन 100 पाई टी प्लस 45। ये तो करंट का फेज आया। अब वोल्टेज आपस 90 डिग्री पीछे रहेगा, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहेगा करंट से, तो -90 डिग्री। ये आ गया पास वोल्टेज अक्रॉस सी। लास्ट के जो 3 पार्ट थे ना 13, 14, 15, इनसे आपको फेज वाला काफ़ी आइडिया मिला होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।